सेंट सिविक्स पढ़ेंगे। चलिए पार्ट नंबर 1 चलते हैं। भारतीय संविधान यानी कि पार्ट नंबर 1। चलिए चलते हैं। कहता है कि भारत की संविधान का विकास संक्षिप्त विवरण पर ले जाने के इतिहास के बारे में 1757 की प्लासी लड़ाई और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कसा गया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर एक एक्ट पारित किया जो भारतीय संविधान के रीढ़ बना, यानी कि बॉन्ड बन गया, इसका रीढ़ बन गया। आगे चलते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानते हैं। कहता कि ये जो एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के तहत यानी कि इस अधिनियम के तहत अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। विशेषताएं यह हुई कि इसके द्वारा जो था बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत जो था बनने वाले प्रथम गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। आगे चलते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी एक ऐसी सरकार स्थापित की गई। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार बनाई गई जिनमें गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्फे तथा अन्य 3 न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड थे। कहता है इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उस उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रित सशक्त हो गया। इससे भारत में जो था इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना जरूरी कर दिया गया। आगे है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट का प्रावधान किया गया था। ठीक। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 के चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा जो था नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतन आदि भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई 1793 के तहत। अब आगे 1813 के चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता था कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए जो था बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार छीन लिया गया, किंतु चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश जो था नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिए गए। 1813 के पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम। कहता है कि इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं था कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और अब कंपनी के कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मुंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया 33 के तहत। ठीक। 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर योग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने के अधिकार दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। अब आगे 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया, जिसके कंपनी के महत्व पदों को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई, जिसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा जो था गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए परिषद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा गया।
1853 के तहत। आगे चलते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता था भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। मंत्री परिषद मतलब मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की जो था भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 गो जो था आपका ब्रिटिश था, 7 कंपनी के निर्देश द्वारा। 4 कहता है कि चौथा था भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। 5वां मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत में संचालन के लिए ब्रिटिश मंडल में एक व्यक्ति के रूप में जो था भारत के राजस्व सचिव की नियुक्ति की गई। यह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता था। भारत के शासन पर इसका महत्वपूर्ण नियंत्रण था। उसी वाक का अंतिम होता था, चाहे वह हित में हो या अहित में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया 1858 के तहत। अतः इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय हुए। आगे चलते हैं। आगे है आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं थी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया, विभागीय प्रणाली प्रारंभ हुआ और लॉर्ड कैनिंग जो था गवर्नर जनरल को पहला बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई 1861 के तहत। ऐसी अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई और वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित कर सकता था। अब आगे चलते हैं। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सरदिनकदाब को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। 1873 का अधिनियम, इसके बारे में जानेंगे। इस अधिनियम के द्वारा ये उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल केंद्रीय कार्यकारिणी के 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। आगे 1892 का भारत शासन परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई। ठीक, शुरुआत हो गई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय बजट पर बहस करने का कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मॉर्ले मिंटो सुधार जिसको हम बोलते हैं। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया 1909 में। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ठीक, यानी कि भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचन पद्धति की मंजूरी दी गई थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को संवैधानिक प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक रूप में जाना जाता है। अब आगे भारतीयों को भारत में सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने तथा सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने तथा पूरक प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार मिला। अब आगे आपका मतदान का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य बने गए। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। 1909 में मार्ले मिंटो इंग्लैंड के भारत सचिव थे, जबकि मिंटो वायसराय थे भारत के। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक रहने वाले अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसको बोलते हैं चैम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं: केंद्र में 2 सदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई।
प्रथम राज्य विधान परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिनमें 24 लोगों का निर्वाचन होता था और उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, इसमें 104 निर्वाचित, 40 लोगों को मनोनीत होता था। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनके सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार उच्च सदन को था, मतलब निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली के जनक लियोनस कार्टियस थे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित। आरक्षित विषय में था वित्त भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियाँ, छापाखाना, समाचार, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, आगे होगा श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटरगाड़ी, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं थी। हस्तांतरित विषय में था शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अखबारी उद्योग, तौल और माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि चलते हैं। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायित्व मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 में एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब आगे है आपका भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है, और इस अधिनियम में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में लीग आयोग ने 1924 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए मतलब केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक, इस अधिनियम के द्वारा अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्य 3 सदस्य का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों और आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांतों को विस्तार कर दिया गया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक संवैधानिक उद्योग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम में केंद्र विधानसभाओं के वायसराय में अध्यादेश जारी करने की शक्ति को निम्न रूप से बनाए रखा गया। कुछ विषयों की शक्तियों को निम्न रूप से बनाए रखा गया। कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा मंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे, तो ऐसी प्रमाणित विधेयक जो था विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे, या आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिसका अस्थायी अवधि के लिए विधान प्रभाव होता था। आगे चलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज था। आगे चलते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। अखिल भारतीय संघ, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों में और उन देशी रियासतों में मिलकर बना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुए और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। आगे चलते हैं। आगे है प्रांतीय स्वायत्त। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्रीय में द्वैध शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायी शक्ति को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत जो था परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची को निर्माण किया गया। परिसंघ सूची के विषय पर परिसंघ विधानमंडल को विधि बनाने का शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, वायुसेना, जल सेना आते परिसंघ सूची में थे।
प्रांतीय सूची के विषय पर प्रांतीय विधानमंडल की अन्य अधिकारिता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के भी कुछ विषय थे: पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। समवर्ती सूची कहता है कि समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान विधि बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे: दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह और विवाह विच्छेद। कहता है कि ऊपर उल्लेखित संबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूचियों के विषय में विधान बनाने की शक्ति थी। दो प्रांतीय विधानमंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी। 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू और अंबेडकर जी के कुछ मत थे। नेहरू जी कहे थे कि गुलाम का अधिकार पत्र और एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। अंबेडकर जी कहे थे कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भागों को पुनः उत्पादित किया गया, यानी कि कर दिया गया। आगे संघीय न्यायालय की व्यवस्था का कथा कि इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में कुछ मुख्य न्यायाधीश था, दो अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त था। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। कथा कि प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। कथा कि भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। कथा कि संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रातिनिध्य देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। इस अधिनियम में प्रस्ताव का अभाव था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। 1937 में आदान को इंग्लैंड के उपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आगे चलते हैं। इसने मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिला। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति हो गई। इस अधिनियम में भी धाराएं थीं। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्न था: 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उसके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। विधानसभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक विधानसभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में काम करती रहेगी। भारत मंत्रिपरिषद के पद को समाप्त कर दिए गए थे। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक उस पर 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही शासन चलेगा। आगे देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और उनमें अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर के भारत का शेष राज्य क्षेत्र शामिल था। आगे चलते हैं। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्ति होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। आगे है भारतीय संविधान सभा। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान सभा के निर्माण करने वाली
संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य था सर एस्टेड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के सदस्यों का कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 गो चीफ कमिश्नर और 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि थे। मिशन आयोग के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें 389 सदस्य में से प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्होंने विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इनमें से कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग ने 73 एवं अन्य 15 दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग की। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। आगे प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया। आगे चलते हैं। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख और साधारण। अब आगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय पंडित सरदार वल्लभ पटेल, प्रारूप समिति अम्बेडकर जी, असंघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों के एवं अल्पसंख्यकों के थे सरदार वल्लभ पटेल, परामर्श समिति सरदार वल्लभ पटेल, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थीं। मौलिक अधिकार उप समिति थे JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। आगे चलते हैं। विधानसभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य थे, 79 गो मुस्लिम और 4 गो सिख थे। आगे चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। ठीक। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को जो था 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा में संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां की नियुक्ति की गई। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। आगे चलते हैं। आगे है आपका संविधान सभा की महिला सदस्य। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी बलियादुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सुजी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित। आगे चलते हैं। आगे BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे अध्यक्ष थे। N गोपाला स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, BS मित्र के स्थान पर DP खेतान, इनकी मृत्यु हो गई। बाद में आ गया था TT बालकृष्णन। आगे चलते हैं। आगे संविधान सभा में अम्बेडकर का पहला बार निर्वाचन मतलब पूर्वी बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उसका निर्वाचन बम्बई से हुआ था। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिनमें से 235 स्थानीय प्रांत से, 89 को था आपका देशी राज्यों से। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी थे कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेश मामलों के राष्ट्रमंडल मंत्री थे। सरदार वल्लभ पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग आपूर्ति मंत्री थे। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे
और CH भाभा कार्य एवं खनन एवं बंदरगाह मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आसफ अली रेलवे मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत अली खां वित्त मंत्री। आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री। अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री और गजानतर अली खां स्वास्थ्य मंत्री थे। आगे चलते हैं। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 299 एवं देशी रियासतों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति में संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का वाचन 4 नवंबर से प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान का दूसरा वाचन 14 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान का दूसरा वाचन चला आपका तीसरा वाचन चला 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान में 284 सदस्य उपस्थित थे। अब कहता है कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले के वैज्ञानिक शोध मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण एवं राज्यों मामलों के मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। कहता है कि डॉक्टर जॉन मथाई जो था आपका रेल एवं परिवहन मंत्री थे। भीमराव अम्बेडकर विधि मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमिता कौर स्वच्छ मंत्री। HG भाभा वाणिज्य मंत्री। CF अहमद किदवई संचार मंत्री थे। ठीक। और रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। R षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग आपूर्ति मंत्री थे। BS गॉडगिल था कार्य खनन ऊर्जा मंत्री थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक बहस हुई थी। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। आगे चलते हैं। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। तथा संविधान में कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया था, जबकि शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य काम, इसने मई 1949 में मंत्रिमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग कर दी, घोषणा की। अब आगे आपका भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्पना में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए उन्हें इस उद्देशिका में शामिल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था उद्देशिका। आगे चलते हैं। उद्देशिका की बात है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी कि 3 प्रकार के न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता 5 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता 2 प्रकार की प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी संविधान सभा द्वारा आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ठीक एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आज समर्पित करते हैं। प्रस्तावना की मुख्य बात है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का
आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का आधार बिंदु केंद्र बिंदु क्या है? भारत के लोग ही। प्रस्तावना में लिखित शब्द तथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। भारतीय लोगों को सर्वोच्च संप्रभुता को उद्घोष करता है। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है या यूनियन कथक निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। आगे चलते हैं। बेरूबारी बनाम यूनियन बाद जो है 1960 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिया कि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना अधिक निर्वाचित में सहायता करती है। बेरूबारी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। आगे चलते हैं। संसद संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। अस्पष्टता संसद वैसी संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार या मजबूती प्रदान हो। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता सब जोड़े गए थे। भारत के संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार। आगे चलते हैं। 5 प्रकार की जो है आपका स्वतंत्रता और 2 प्रकार की क्षमता, प्रतिष्ठा और अवसर। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सार्वजनिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आगे भारतीय संघ के विदेशी स्रोत। भारत के संविधान के निर्माण में विदेशी स्रोतों की सहायता ली गई। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक और लाभावलोकन, विधि की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन और उस पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीयपात। ब्रिटेन के संविधान से संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेष अधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनाद धन्यवाद। आगे चलते हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्तियों का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध व शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति। कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषता, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, विषय प्रक्रिया एवं संघ व राज्य के बीच शक्ति विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्यायालय निर्णय किया गया। आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया, प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 जो है ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम में जोड़ा गया था। ठीक, अब आगे आपका भारत का संविधान जो हम अगले दिन पढ़ेंगे।